यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो टेस्ट यहाँ पर फॉर्माइज करेगा इसको हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा है ये, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर ये 25-25 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर टेस्ट पेपर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो सिलेबस होता है, सिलेबस के यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी का भी चल रहा है, तो ज्योग्राफी के यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस के यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया टॉपिकों में। उस टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अभी जैसे कि 25 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन करके टॉपिकों का होगा। उसके बाद फिर आपका पूरा 150 का होगा, फिर उसके बाद फुल लेंथ होगा, ऐसे करके पेपर होगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कराए जाते हैं कि जैसे कि सिलेबस वाइज यहाँ पर टॉपिक को निकाल करके क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहता है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग के टॉपिक के नहीं छूट पाएंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने क्वेश्चन भी यहाँ पर पॉइंट करके लिखते रहोगे तो एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा आपका, राइट। क्योंकि यहाँ पर पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कराया जा रहा है और अभी तक यहाँ पर ऐसा किसी नहीं कराया सब टेस्ट जो सिलेबस वाइज पूरा एक एक करके हर टॉपिक का कवर कराता हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है जो कराया है फॉर्माइज ने, है ना। अच्छा है यहाँ पर टेस्ट पेपर इसका यूपीपीसीएस के लिए। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैंने जो क्या क्या टॉपिक था मैंने आपको थंबनेल में लगाया था, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। आंतरिक जो बल है, इंटरनल फोर्स, उसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, इसमें बोले भूकंप के संबंध में पृथ्वी की सतह के नीचे उस बिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसको बोलते हैं भूकंप मूल फोकस। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपीय ऊर्जा सबसे पहले मुक्त होती है और उससे फोकस किया जाता है, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और इस बिंदु से ऊर्जा तरंगें भी दिशाओं में बाहर फैलती रहती है, अंततः पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। और ये सतह पर वह स्थान जो फोकस के ठीक ऊपर स्थिर होता है अधिकेंद्र कहलाता है। और ये वह पहला स्थान होता है जहां इन भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है। आंसर क्या होगा? पहले का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि भूकंपी तरंगे जो हैं उसकी विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे प्राकृतिक में अनुदैर्घ्य होती है और ठोस तथा गैसीय पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, एस तरंगे द्वितीयक तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो केवल ठोस पदार्थों से ही होकर संचालित हो सकती हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मेंटल कोर सीमा एस तरंगों का लुप्त हो जाना इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि भूकंप का केंद्र फोकस से 103 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित भूकंप लिखी एस तरंगों को प्राप्त नहीं करते हैं। और ये छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि एस तरंगे तरल बाह्य कोर द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोर ठोस नहीं है। आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट है, सही पूछा है तो डी दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वालामुखी के प्रकार और इसके यहाँ पर सम्मिलित कौन कर रहा है बताने, विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात है, सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? देखो जो सील्ड ज्वालामुखी है ये आपका क्या हो जाएगा? ये मैच करना है ना, हाँ। देखो सील्ड ज्वालामुखी आपका हो जाएगा ये ठंडा, सॉरी ये सभी जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें सबसे बड़े द्रव बेसाल्ट से बने होते हैं, ठीक है। पहला तब का ये हो जाएगा। उसके बाद मिश्रित ज्वालामुखी, ये ठंडा और गाढ़ा लावा का विस्फोट करते और इन्हें अक्सर स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है। कॉल्डेरा क्या है? कॉल्डेरा ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। इसमें विस्फोट होता है तो इतना तीव्र होता है कि ये ऊंचा शंकु बनाने के बजाय ये अपने नीचे स्थित खाली मैग्मा का ध्वस्त कर देता है, ठीक है। तो जाएगा पहला। उसके बाद फ्लड बेसाल्ट क्षेत्र, ये हो जाएगा अत्यधिक तरल लावा का बड़े पैमाने पर क्या होता है? प्रवाह होना होता है। भारत में स्थित दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में फैला है, इसका निर्माण भी इसी प्रक्रिया में लाखों वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 बोले कि प्लेट सीमाओं को उनसे जुड़ी जो भूवैज्ञानिक विशेषताएं उसके बारे में विचार करना है। महासागरीय गर्त और गहरी केंद्र वाले भूकंप जो होते हैं उससे समानता अभिसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं जहां पर वेस्टर्न सबडक्शन होता है। पहली बात क्या है? चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मध्य अटलांटिक रिज एक अभिसारी सीमा का उत्कृष्ट उदाहरण है जहां नई भूपर्पटी निरंतर नष्ट होती रहती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मध्य अटलांटिक रिज का एक अपसारी सीमा है जहां प्लेटों एक दूसरे से दूर हटती है और मैग्मा ऊपर उठकर नई भूपर्पटी बनाता है, और एक रचनात्मक सीमा है, विनाशकारी नहीं। रूपांतरण सीमाएं जैसे सैन एंड्रियास
भ्रंश समानता ना तो स्थलमंडल का निर्माण की होती है और ना ही उसके विनाश से संबंधित होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस रूपांतर सीमाएं इस पर प्लेट क्षैतिज रूप से खिसकती है। यहाँ भूपट्टी को नष्ट करने के लिए कोई सबडक्शन नहीं होता है और ना ही उसे बनाने के लिए कोई फैला होता है। ये एक संरक्षित सीमा होती है। 1 करेक्ट है, 3rd करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, सी आंसर है। क्वेश्चन 5 है, रिफ्ट घाटियां, हार्स्ट और तीव्र ढलाने एस्कार्पमेंट जो होता है ये किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं? आंसर क्या होगा बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, ये बनते हैं तनाव और संपीड़ित बलों के कारण होने वाली भ्रंशन प्रक्रिया से। ठीक है, ये भ्रंशन के कारण रिफ्ट घाटियों में होस्ट और एस्कार्पमेंट तब बनते हैं जब विवर्तनिक तनाव पृथ्वी की भूपट्टी को खींचता है तो उसमें दरारें पड़ती हैं और चट्टानों के खंड ऊर्ध्वाधर दिशा में खिसकते हैं। जब समांतर भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो रिफ्ट घाटी बनती है, जबकि किनारे उठे हुए या ऊंचे हुए बने भाग में होस्ट या ब्लॉक पर्वत बनाते हैं। इन भ्रंशों से बनने वाली तीव्र ढालें एस्कार्पमेंट कहलाती हैं। एस्कार्पमेंट क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनको बोलते हैं तीव्र ढलानें, है ना। तो ध्यान रखना है, आंसर यहाँ से 5वें का बी करेक्ट है। सिर्फ स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं रहना, चीज़ों को समझना है, आपको नोट करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सागर नितल प्रसरण और यहाँ पर प्लेट विवर्तन की के संबंध में विचार करना है। पहली बात है छठे का, ये बोले सागर नितल प्रसरण अपसारी प्लेट सीमाओं पर होती है जहाँ ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से नया महासागरीय भूपट्टी बनता है। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? छठे का पहला करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम मध्य महासागरीय कटे की शिखा में महाद्वीपीय की ओर बढ़ते हैं तो चट्टानों की ओर बढ़ती जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, मध्य अटलांटिक कटक एक अभिसारी सीमा का एक प्रमुख उदाहरण है जहां सागर नितल प्रसरण वर्तमान में सक्रिय होता है। तीसरा गलत है, क्योंकि यद्यपि मध्य महासागरीय जो अटलांटिक कटक है वह स्थान है जहां सागर नितल प्रसरण होता है और ये एक अपसारी सीमा है, न कि अभिसारी सीमा पर भूपट्टी का प्रविष्टन यह सबडक्शन होता है, निर्माण नहीं। सही आंसर क्या होगा? छठे का ए करेक्ट है, 1 और 2। क्वेश्चन 7 आते हैं। 7वां नंबर है, द्वितीय गैस जिन पदार्थों पर गुजरती है उससे शिखर गर्द क्यों बनती है? कहने का मतलब जो द्वितीयक तरंगे होती है जिन पर पदार्थों से होकर गुजरती है उनमें शिखर और गर्द क्यों बनाती हैं बताओ। देखो क्यों बनाती, क्योंकि इस तरंगों की कंपन दिशा ऊर्ध्वाधर तरंग की दिशा के लंबवत होती है और इसलिए वे जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उनमें गर्द और शिखर बनाती है। इसके विपरीत पी तरंगे तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है जिससे संचरण की दिशा में पदार्थ का दबाव पड़ता है ना, दबाव पड़ेगा और परिणाम स्वरूप यह पदार्थ में घनत्व को अंतर पैदा करेगा जिससे पदार्थ में खिंचाव और संपीड़ित होगा। ठीक है, तो याद रखना है आंसर 7वें का क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक बात, इस तरंगे क्या होती है? ये कणों की गति जो इनकी होती है वो तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती है। आप लिख सकते हो इस तरंगों की तरंग का प्रकार क्या होता है इनका? तरंग के लंबवत या ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, आगे लिख सकते हो कि गति क्या होती है? इस तरंगों की गति क्या होती है? धीमी होती है और पी तरंगों के बाद पहुंचती है। पहले पी पहुंचेगी उसके बाद एस पहुंचेगी। उसके बाद क्या लिखोगे आप? इसका प्रसारण का माध्यम क्या होता है? जो प्रसारण का माध्यम होता है ये केवल ठोस में ही गति कर सकता है। और आयतन का प्रभाव क्या होता है? आयतन का जो प्रभाव होता है ये आयतन बदले बिना केवल आकार बदल देती है और इसकी तुलना प्रकाश तरंगों या रस्सी के बने वाली तरंगों के समान होता है। इसकी छाया क्षेत्र बड़ा फोकस 103 डिग्री के आगे पूरा क्षेत्र। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन 8 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूकंप के कारणों के संबंध में विचार करना है। विवर्तनिक भूकंप किसी भ्रंश तल के सहारे चट्टान के खिसकने अचानक जो निकलने वाली ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 8वें का क्या होगा? 8वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड यहाँ से जिन क्षेत्रों में जमीन के नीचे बड़े पैमाने पर खुदाई होती है ना, काम होता है, वहाँ तीव्र खनन गतिविधियों के कारण आने वाले भूकंप को कोलैप्स भूकंप के नाम से जानते हैं। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरा क्या होगा? तीसरा है, प्रेरित भूकंपिता जो होती है वो विशेष रूप से रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोटन से उत्पन्न होने वाले झटकों को संदर्भित करती है। तीसरा गलत है, क्योंकि परमाणु या रासायनिक जो विस्फोट होता है ये इसी कारण उत्पन्न होने वाले झटकों को विस्फोट भूकंप
कहा जाता है? प्रेरित भूकंप ये क्या होता है? ये जलाशय प्रेरित भूकंप का तात्पर्य होता है। आमतौर पर बड़े जलाशय या बांध जैसे कि महाराष्ट्र का कोयना बांध, उसमें जमा पानी के दबाव के कारण आने वाले भूकंप से होना। तीसरा गलत है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। सही आंसर 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको भूकंप के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, पॉइंट बताते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो विवर्तनिक भूकंप क्या होता है, ठीक है, कोलैप्स भूकंप क्या होता है और विस्फोट भूकंप क्या होता है। तो देखो, विवर्तनिक जो भूकंप है ये ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप 2011 तीव्रता 9.0 थी, और सुमात्रा अंडमान भूकंप 2004 में आया था, ये सब देखा गया था, ये विवर्तनिक भूकंप था। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि जापान ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप 2011 की तीव्रता थी, इनमें से कौन सा भूकंप विवर्तनिक भूकंप को दर्शा रहा है? जापान ग्रेट ईस्ट भूकंप है ना, और बोल देगा कि यूटा क्रेडल को लेकर यहाँ पर भूकंप आया था, है ना, और तियानजिन विस्फोट को लेकर भूकंप आया था। इनमें से कौन सा विवर्तनिक भूकंप है? तो विवर्तनिक भूकंप में आप लिख सकते हो ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप 2011 तीव्रता 9 थी, और सुमात्रा अंडमान भूकंप तीव्रता 2000, इसमें तीव्रता थी कितनी? 9.1 2004 में आया था। हैती भूकंप 2010 जिसकी तीव्रता 7 थी। इसके बाद कोलैप्स भूकंप क्या होता है? कोलैप्स भूकंप ये सेनजोक खान ध्वंस चिली में 2010 में आया था, ठीक है, और खान ध्वंस अमेरिका 2007 में, सोमा कोयला खान आपदा आई थी तुर्की में 2014 में, ये सब लिख सकते हो। आगे आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, महाद्वीपी विस्थापन के लिए उत्तरदायी जो ध्रुव है उसके विमुख बल की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है 9 का। करेक्ट आंसर क्या? 9 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है, पृथ्वी का घूर्णन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन जो है ये इसका सही आंसर होगा। हाँ ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 10, हिमालय पर्वतमाला के साथ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच किस प्रकार की सीमा मौजूद होती है? आंसर क्या होगा? आंसर 10 का हो जाएगा ये करेक्ट, महाद्वीप अभिसरण इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्लेट महाद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय हिस्से में शामिल है, और हिमालय के साथ साथ पर्वतन क्षेत्र सबडक्शन जोन उत्तरी प्लेट सीमा बनाती है जो महाद्वीप अभिसरण के रूप में होती है, ठीक है, और ये पूर्व में ये म्यांमार के राखिनियोमा पर्वत से होते हुए जावा ट्रेंच के साथ द्वीप के और विस्तृत होती रहती है, और पूर्वी किनारा विस्तार स्थल होता है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत में एक समुद्री कटक के रूप में स्थित है। आंसर 10 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोले पर्वतों के प्रकार और इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? पहली बात है वलित पर्वत। वलित पर्वत आपको जाएगा क्या? ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी तनाव उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर भू हलचलों के कारण बनना, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल में रॉकीज, एंडीज और आल्पर पर्वत शामिल है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे आते हैं, आगे बोले क्या? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होगा? ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका एग्जाम्पल में आता है, ठीक है, ये तब बनते हैं जब ब्लॉक पर्वत तब बनेंगे जब पृथ्वी की भूप्रपट्टी में बड़े भ्रंश के बीच झुक जाना और ऊपर उठ जाना या नीचे धस जाना। ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्स एग्जाम्पल है इसका। ज्वालामुखी पर्वत वास्तव में ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद दरारों से बाहर निकले हुए जो पदार्थ हैं उससे निर्मित होते हैं। इन पदार्थों में पिघला हुआ लावा, ज्वालामुखी बम, सिंडर्स, राख के टुकड़े, धूल, ये सब यहाँ पर शामिल होते हैं। तीसरा हो गया। चौथा अपशिष्ट पर्वत माउंट मोनेडोराक, ये अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सभी यहाँ से सही है, 1 2 3 4 मैच कर रहे हैं, A1 B2 C3 D4। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विवर्तनिक गतिविधियों का योगदान नहीं देता है या विवर्तनिक गतियों को योगदान नहीं देगा? आंसर हो जाएगा प्लेसर निक्षेप, क्योंकि देखो घाना और जो ब्राजील में पाए जाने वाले सोने के निक्षेप जैसे प्लेसर निक्षेप का अस्तित्व विवर्तनिक गतिविधियों के कारण नहीं होता है। ये भूवैज्ञानिक संरचना होती हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण देती हैं, और विवर्तनिक गतिविधियाँ जो प्लेट टेक्टोनिक जैसी प्रतिक्रियाओं के द्वारा संचालित होती हैं। महाद्वीपी बड़े पैमाने पर खिसकने और पर्वत श्रृंखलाओं के महाद्वीपी जो सब बेसिन होते हैं उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा इसका? 12वें का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 नंबर आते हैं, 30 नंबर। क्वेश्चन 13 है, अभिकथन अरब प्लेट को एक छोटी विवर्तनिक प्लेट के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसके बावजूद कि मध्य पूर्व क्षेत्र
पर इसका भूकंपीय प्रभाव काफ़ी अधिक है। पहला क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, बड़ी विवर्तनिक प्लेट को मुख्य रूप से उसके विशाल सतही क्षेत्रफल से परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर पूरी महाद्वीपीय या महासागरीय झीलों जो बेसिन है उसके हिस्सों को कवर करेगी। सेकंड भी करेक्ट है। 13 का दोनों करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 14 और 14 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 14 नंबर देखते हैं। इसमें बोला है कि पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी एक विकसित हो रही अपसारी प्लेट सीमा है। पहला क्या होगा, 14 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मध्य अटलांटिक कटक रचनात्मक प्लेट सीमाओं का एक उदाहरण होता है। सेकंड भी गलत हो जाएगा सेकंड, क्योंकि अपसारी सीमाएं वहां बनती जहां प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटने पर भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। जिन स्थानों पर प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें विस्तार स्थल कहा जाता है। सेकंड गलत है। तीसरा, कैलिफोर्निया के पास सेंट एंड्रियास भ्रंश विनाशकारी प्लेट सीमाओं का परिणाम होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि रूपांतरण भ्रंश वहां बनता है जहां प्लेट के एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से सरकने पर भूपर्पट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रूपांतर भ्रंश अलगाव के पास तल होते हैं जो आमतौर पर मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत होते हैं, और संरक्षित प्लेट सीमाओं के साथ प्लेट की परस्पर क्रिया को परिणाम स्वरूप रूपांतर भ्रंशों का निर्माण होता है, जैसे कैलिफोर्निया के पास सेंट एंड्रियासिस फ्रांस का। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है, सही पूछा तो केवल 1। क्वेश्चन 15 नंबर आते हैं, यहाँ से देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। क्षारीय लावा विपरीत अम्लीय लावा में धात्विक खनिज के अनुपात को अधिक होता है और यह अधिक तरल होता है। 15 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि अम्लीय जो लावा होता है इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है इसमें, और इसका गलनांक क्या होता है अपेक्षाकृत वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यह अत्यधिक गाढ़ा होता है और जल्दी जम जाता है। चूँकि क्षारीय लावा में धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक हो जाती है और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें तरलता अधिक होती है। पहला गलत। सेकेंड, अम्लीय लावा में ऊंचे गुंबद बनते हैं जिसकी ढलानें ज़्यादातर खड़ी होती हैं, जबकि क्षारीय लावा उद्धार से आमतौर पर चौड़े ढाल के आकार के भू के रूप में बनते हैं। सेकेंड क्या होगा, करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि अम्लीय लावा वाले ज्वालामुखी आमतौर पर ऊंची गुंबद बनते हैं जिनकी ढलानें ज़्यादातर खड़ी होती हैं, और क्षारीय लावा के उद्धार लावा में शांत रूप से अधिक गति के साथ दूर तक बहता रहता है और इसके बड़े क्षेत्र में पतली परतों के रूप में फैल जाता है। इस प्रकार इसे सील्ड लावा या गुंबद का निर्माण होता है। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा तो ए नंबर। क्वेश्चन 16, भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में विचार करना है। अंतर्जात बल भू निर्माणकारी बल है, जबकि बहिर्जात बल भू क्षरणकारी बल है। 16 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, सोचो। सिक्सटीन का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है। अंतर्जात बल जो होता है ये पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं और इन्हें भू निर्माणकारी बल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पहाड़ों और पठारों जैसी ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं। बहिर्जात बल जैसे हवा, पानी और बर्फ भूक्षरणकारी बल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये सतहों का अपवर्तन करते हैं, उसमें समतल बनाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, अंतर्जात बलों की क्रियाएं पृथ्वी की परपटी में एक समान होती है। सेकंड बात गलत, क्योंकि अंतर्जात जो बल होते हैं इनकी क्रियाएं एक समान नहीं होती है, वे किसी विस्तृत क्षेत्र की भू तापीय प्रवणता और विवर्तनिक जो गतिविधि होती है उसके आधार पर काफ़ी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए ये बल स्थिर महाद्वीपीय शील्ड के मध्य तुलना में प्लेट सीमाओं को कहीं अधिक सक्रिय होती है। सेकंड गलत है। तीसरा, पटल विरूपण और ज्वालामुखी क्रिया बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं के उदाहरण है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि पटल विरूपण पर्वत निर्माण भूपर्पट्टी का मुड़ना और ज्वालामुखी क्रिया अंतर्जात प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं, न कि बहिर्जात के। आंसर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट है, दूसरा तीसरा गलत है, सही पूछा है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है 17, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पटल विरूपणी बल पृथ्वी की गहराई में उत्पन्न होते हैं होने वाले बलों के कारण होता है। पहला क्या होगा, पहली बात 17 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पर्वत निर्माणकारी गतियाँ सहज रूप से कार्य करने वाले अंतर्जात बलों के परिणाम होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि पर्वत निर्माण जो गतियाँ होती हैं ये परिणाम स्वरूप अत्यधिक वलन के माध्यम से पर्वतों का निर्माण करती हैं, जो पृथ्वी की परपट्टी की लंबी और सक्रिय पट्टियों को प्रभावित करती हैं।
ये क्षैतिज रूप से कार्य करने वाले अंतर्जात बलों के कारण होती हैं और क्षैतिज बलों की गतियों को स्पर्श रेखी बल कहा जाता है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2। 17 का आंसर डी। 18 नंबर 18, हिमालय की ऊंची सबसे यहाँ पर चोटियाँ होती है माउंट एवरेस्ट और अल्पस माउंट मैटरहॉर्न, निम्नलिखित में से किसके एग्जाम्पल है? आंसर जाएगा, ये एग्जाम्पल है 18 का सही आंसर करेक्ट। ये एग्जाम्पल होगा जो किसका एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल होगा हार्न या सरंग का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। डी नंबर करेक्ट है यहाँ से। हार्न का निर्माण सड़क की दीवारों के पीछे की ओर कटने से होता है। यदि 3 या 3 से अधिक हिमनद पीछे की ओर अपर्दन करते हैं जब तक कि वे उसके सड़क आपस में न मिल जाएं, तो ऐसी नुकीली खड़ी ढाल वाली चोटियां बनती हैं जिन्हें हार्न कहा जाता है। और सड़क के बगल में जो दीवार होती है, यह मुख्यतः दीवारों के बीच जो विभाजक निरंतर होता है वह अपर्दन के कारण संकीर्ण हो जाता है, जिससे आरी के दांतों जैसे लकीरें उसमें बदल जाते हैं, जिससे इन्हें अरीथ कहा जाता है। इसी वजह से अरीथ कहा जाता है, जिनके किनारे बहुत तीखे और टेढ़े मेढ़ होते हैं। आरी में भी ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके आरी बनती है। कैसे बनती है? ऐसे बनेगी और ऐसे 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 करके बनती है ना, ऐसे फिर ऐसे करके होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हार्न करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 9 लिखा है, 19वां होगा ना? 19 है, देख लेते हैं। 19 नंबर है, 9 लिख के यहाँ पर मिस्टेक प्रिंट से थोड़ा, ठीक है। भूकंपी तरंगों के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा, ये प्रयोग करते हैं किसको? करेक्ट आंसर 19 का ये सीस्मोग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। सीस्मोग्राफ ये किसी विशेष स्थान उपकरण द्वारा दर्ज किए गए भूकंपन का रिकॉर्ड होता है और सीस्मोग्राफ में क्षैतिज अक्ष समय सेकंड में दर्शाता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष का भू विस्थापन मिलीलीटर में दर्शाता है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है 19 का। क्वेश्चन 20, अंतर्वेदी स्थल रूपों के संबंध में विचार करना है। ये बैथोलिथ बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो पृथ्वी की परपट्टी के भीतर गहराई के मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। 20 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइक क्षैतिज अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह के समानांतर बनते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि डाइक ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर अंतर्वेदी पिंड होते हैं, ठीक है, और वे मौजूदा चट्टान की परतों को दीवार को काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ये जो बात यहाँ पर दी जा रही है वो किसकी दी जा रही है? ये सील की बात दी जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहां से? तीसरा देखते हैं, लेकोलिथ गुंबद के आकार अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार चपटा होता है और जो एक नली की जैसी वहिका से जुड़े होते हैं। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 20 का पूछा गया है, सही कौन सा? 1 और 3 बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 21। 20 हो गया ना? हाँ ठीक है, 1 और 3 21 है। 21 नंबर है, धरातली भूकंपी तरंगों के संबंध में विचार करना है। लव तरंगे धरातली तरंगों को ऊर्ध्वाधर तल में एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कराती है। पहली बात क्या है? पहली बात यहां से 21 का करेक्ट है। पहली बात गलत है, क्योंकि रेली तरंग जो होते हैं ये धरातली कणों को ऊर्ध्वाधर तल में एक दीर्घवृत्ताकार जो पथ होते हैं उस पर गति कराता है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। सेकंड, रेली तरंगे पृथ्वी की सतह पर समानांतर और तरंग के संचलन की दिशा में संकोण पर चलती है। ये लव तरंगों की बात बता रहा है, रैली नहीं। ये गलत हो जाएगी ये भी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 2, है ना। दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो दोनों गलत है, डी कोई सही नहीं है। 22 आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है। माउंट मेरापी जो एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है 22 का 22वें का सही आंसर इंडोनेशिया, बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 23 नंबर। 23 बोले सूची 2 को मैच करते हैं, पर्वत और यहाँ पर इसका देश है क्या है, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं। पहला है 23 का, ये बोला है कि
स्पेन फ्रांस, पेरेनीज, ठीक है करेक्ट है। उसके बाद स्विट्जरलैंड क्या होगा, स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा अल्पस। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, बुल्गारिया, बाल्कन, राइट। और उसके बाद हो जाएगा इटली, एपिनाइन। करेक्ट आंसर 23वें का क्या करेक्ट होगा, 23वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है कारणार। इससे बोला है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। पहला क्या होगा, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम सही है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसक रही है और ये विशाल अपेक्षाकृत स्थिर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय जो विसरण है उसके कारण हुआ था। दोनों करेक्ट है, आंसर है यहाँ से 24 का सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आंसर क्या होगा, ये कहा जाता है किसको, 25 का आंसर हो जाएगा सही, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। स्ट्रम्बोली इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। माउंट स्ट्रम्बोली इटली के सिसिली के उत्तरी तट से दूर और टायरहेनियन सागर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ उपनाम इसलिए मिला है क्योंकि ये पिछले कम से कम 2000 वर्षों में लगभग लगातार विस्फोट की स्थिति में रहा है। स्ट्रम्बोली इओलियन द्वीप का हिस्सा है और एक ज्वालामुखी चाप है जो अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने से बना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या बताया मैंने, सी करेक्ट यहाँ से स्ट्रम्बोली। आगे आती क्वेश्चन, अब आगे तो फिनिश हो गया, 25 क्वेश्चन यहाँ पर है ना। और अगला यहाँ पर पेपर हम लोग देखेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का सब टॉपिक मैंने आपको बाहर दिखा दिए हैं, जो थंबनेल है वहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या टॉपिक पर यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन के, फिर यहाँ पर आपका करीब 100 और ये 150 क्वेश्चन का आएगा, जो भी आएगा आपके सामने यहाँ पर रहेगा। और एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, एकदम ओरिजिनल जो टेस्ट यहाँ पर फोरम एस से कराया है वो पेपर है। आपको ये नहीं कि आपको पहले पेपर दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा होगा लेटेस्ट पेपर नहीं, जो पेपर है वो लेटेस्ट पेपर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फोरम एस के होते हैं यूपी पीसीएस के लिए, और इस बार बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर आया था क्वेश्चन ये, है ना। तो वो भी मैंने करीब 1-2 पेपर कराए थे, ठीक है। तो एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पूछोगे, और ज्वाइन करना अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज टेक। और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो फोरम एस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।